हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन अपेक्स क्लासेस डिजिटल प्लेटफॉर्म। हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का सेकंड लेसन भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ। आज का हमारा टॉपिक है अब समुद्रगुप्त के बाद में शासक कौन बना? चंद्रगुप्त द्वितीय। अब यहाँ पर इतिहास में कई बार ऐसा मिलता है कि दोनों ही शासकों के बीच में कहीं ना कहीं एक और शासक था जिसका कार्यकाल जो था वह हमें दृष्टिगत नहीं होता है। विशेषतः ऐसा माना जाता है कि रामगुप्त नाम का एक शासक जो था, जो दोनों ही शासकों के मध्य में उसने अपना शासन कार्य संभाला था, लेकिन उसके बारे में इतिहास में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। तो समुद्रगुप्त के बाद में हम किसका शासन देखते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय का। चंद्रगुप्त एकमात्र ऐसा गुप्त शासक था जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार वैवाहिक संबंध स्थापित करके किए थे। देखा था अपन ने लास्ट वाला जो एरिया जो था, गुजरात वाला एरिया, काठियावाड़ वाला जो एरिया था, वह किसके द्वारा गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया था। तो इसने वैवाहिक संबंध अच्छे से स्थापित किए आस पड़ोसियों के साथ में, जिसके कारण उनके साम्राज्य पर अप्रत्यक्ष रूप से किसका अधिकार स्थापित हो गया? चंद्रगुप्त द्वितीय का। वैवाहिक संबंध में हम सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले इसने स्वयं ने किसके साथ विवाह किया? नागवंश की राजकुमारी, नागवंश की राजकुमारी थी कुमारी नागा। ठीक है ना, कुमारी नागा या कुमार नागा भी मिलता है कई बार। कुमार नागा नागवंश की जो राजकुमारी थी, कुमार नागा के साथ में इसने विवाह किया था। दूसरा हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त की द्वितीय की पुत्री कौन थी? प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्त जो थी इसकी पुत्री थी। किसकी? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। इसका विवाह इसने किसके साथ में करवा दिया? शक शासक नहीं है, वाकाटक शासक है। वाकाटक नरेश जो था, वाकाटक नरेश रुद्रसेन के साथ में विवाह करवा दिया था। और जिस समय रुद्रसेन की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद वाकाटक राज्य जो था वह अप्रत्यक्ष रूप से किसके अधिकार में आ गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के अधिकार में आ गया था। ये इसकी एक महान उपलब्धि थी कि इसने बिना युद्ध लड़े हुए ही आसपास के क्षेत्रों पर अपना स्थापत्य, अपनी अधिकार जो था वह स्थापित कर लिया था। इसका साम्राज्य विस्तार हम देखते हैं तो सबसे पहले इसने शकों को पराजित किया। शक जो कि बाहरी जाति थी उनको पराजित किया, और इसको पराजित करने के उपलक्ष्य में ही इसने एक उपाधि ग्रहण की। कौन सी? विक्रमादित्य की। बहुत फेमस है इतिहास में, किसी महान शासकों के द्वारा ही ये उपाधि ग्रहण की जाती थी। तो ये क्वेश्चन बनता है कि विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक के द्वारा स्वीकार की गई थी, अपनाई गई थी या ली गई थी? कौन सा था वह? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। और शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में ही इसके द्वारा पहली बार चांदी के सिक्के चलाए गए। किसके? चांदी के सिक्के चलाए गए थे शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में, और उसके बाद ही इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर पश्चिम गणराज्यों का विलय। अब आसपास के क्षेत्रों में जब इसको लगा कि बाहरी शक जातियां जो है वह उत्तर भारत के जो गणराज्य हैं वहां पर अपना अधिकार स्थापित न कर देवे, तो वहां पर जो छोटे छोटे गणराज्य थे उन सबको उसने विलय करके एक नए प्रांत का, एक नए राज्य की वहां पर स्थापना कर दी अपने अधीनी, ताकि वह सब एकीकृत होकर बाहर से आने वाली जाति का मुकाबला कर सके। तो ये एक किसकी दूरदर्शिता थी, बुद्धिमत्ता थी। इसके अलावा अरब सागर, सौराष्ट्र, गुजरात, मालवा, काठियावाड़ और पश्चिम में बैक्ट्रिया और पूर्व में बंगाल तक का क्षेत्र इसने विस्तार कर दिया। और इसने अपनी दूसरी राजधानी किसको बनाया? उज्जैन को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि मगध पाटलिपुत्र तो इनकी पहली राजधानी थी। ऐसा पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने, किस शासक ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 1 नंबर का और बनता है इसमें कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए चीनी यात्री का नाम बताइए। तो कौन था? फाहियान।
मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्रॉस क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि फाहियान किस शासक के काल में भारत आया था? तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था और उसने अपनी पुस्तकों में भारत की जो तत्कालीन स्थिति थी उसके बारे में पूरा डिटेल से वर्णन किया था। एक और इम्पोर्टेंट चीज इसकी पूछी जाती है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे, 9 दरबारी कवि थे। जिस प्रकार हम देखते हैं अकबर के दरबार में नवरत्न थे, वैसे ही चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी नवरत्न थे, जिससे प्रमुख नाम अपन को ध्यान होने चाहिए। जैसे प्रमुख नाम है कालिदास। कालिदास किसके काल का था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल का था। इसके अलावा अमर सिंह किसके काल का था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल का था। इसके अलावा वराह मिहिर, इसके अलावा वररुचि, ठीक है ना, गटकर्पक है, शंकु है, ये सारे जो नवरत्न थे किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। उसके बाद में नेक्स्ट शासक था कुमारगुप्त प्रथम। इसमें केवल एक नंबर के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं कुमारगुप्त प्रथम में। 3 चीजें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखनी है कि गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किसके मिले हैं? कुमारगुप्त प्रथम के मिले हैं। अब इसके सर्वाधिक अभिलेख भी अपन देखते हैं। बयाना जो जगह है राजस्थान में, भरतपुर में, ठीक है ना, बयाना राजस्थान भरतपुर में से यहाँ से इसके सर्वाधिक मोहरे और सिक्के जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। मुद्राएं इसकी मिली हैं, लगभग 623 मुद्राएं जो हैं वो इसकी कहाँ से मिली हैं? राजस्थान बयाना से मिली हैं। तो सर्वाधिक हमें मोहरे सिक्के जो मिलते हैं वो किस शासक के मिलते हैं गुप्त काल में? कुमारगुप्त प्रथम के मिलते हैं। दूसरा हमें याद रखना है हेनसांग के द्वारा इसको एक उपाधि दी गई। क्या नाम रखा गया? शक्रादित्य। क्या कहा जाता है इसको? शक्रादित्य की उपाधि किस शासक को दी गई थी? कुमारगुप्त प्रथम को दी गई थी। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट याद रखना है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इसके लिए इसकी महान उपलब्धि मानी जाती है गुप्त काल में, जो कि शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना था, ठीक है ना। शिक्षा का प्रमुख केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुमारगुप्त के द्वारा। और नालंदा विश्वविद्यालय को ही क्या कहा जाता है? महायान बौद्ध का प्रमुख स्थान कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध क्या कहते हैं? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध की संज्ञा कौन से विश्वविद्यालय को दी जाती है? नालंदा विश्वविद्यालय को दी जाती है, ठीक है ना। इसके बारे में और डिटेल से अपन नेक्स्ट लेसन में इसमें पूरी डिटेल पढ़ेंगे इसकी। नालंदा विश्वविद्यालय में कि कितने शिक्षक थे, कौन कौन से कुलपति थे, कितने पुस्तकालय थे, कितनी मात्रा में छात्र आते थे, किस प्रकार वहाँ पर शिक्षा का बच्चों का चयन किया जाता था एडमिशन के लिए, प्रवेश के लिए। तो वो डिटेल अपने नेक्स्ट लेसन में डिटेल में पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्कंदगुप्त। गुप्त काल का अंतिम प्रतापी शासक हम कह सकते हैं, अंतिम प्रतापी शासक, ठीक है ना। अंतिम शासक नहीं है, अंतिम प्रतापी शासक, पराक्रमी शासक, जिसने अभी तक जितने भी गुप्त शासकों ने साम्राज्य विस्तार किया था उन सभी राज्यों को इसने अक्षुण्ण बनाए रखा, यानी एक भी क्षेत्र किसी दूसरे या विदेशी शासक के हाथ में नहीं आने दिया। ये इसकी महान उपलब्धि है। इसने कोई नया क्षेत्र विजित नहीं किया था, लेकिन अब तक जो देखते हैं हम समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जिन जिन क्षेत्रों को गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया था उनको अक्षुण्ण बनाए रखना बहुत बड़ी बात है ये भी, कि कोई भी उस पर आक्रमण न करे। इसका प्रमुख प्रयास यही था। जैसे ये गद्दी पर बैठा तो सबसे ज्यादा हूणों के आक्रमण, सबसे ज्यादा किसके आक्रमण हो रहे थे उस समय? हूण जाति जो बाहर से मध्य एशिया से बर्बर जाती थी, उनके संघर्ष बहुत ज्यादा चल रहे थे और ये इसकी महान उपलब्धि है कि ये उनको पराजित करने में सफल हुआ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि हूणों से सर्वाधिक संघर्ष किस गुप्त शासक के द्वारा किए गए थे? तो सर्वाधिक संघर्ष काल जो था हूणों का, वह किसका काल था? स्कंदगुप्त का काल था। सर्वाधिक काल यहीं पर संघर्ष हुआ था स्कंदगुप्त के काल में। दूसरी इसकी विजय हम देखते हैं वाकाटक और नागवंश के आक्रमण का सामना, जो कि हम देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय ने जिसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, तो उनके जब आक्रमण, उसकी मृत्यु के बाद में वहां से जिस समय आक्रमण होने शुरू हो गए थे, तो उनका पूरी तरह से सामना किसके द्वारा किया गया था? स्कंदगुप्त के द्वारा, और उनके राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा गया था।
तीसरा हम देखते हैं सुदृढ़ शासन व्यवस्था की स्थापना उसके द्वारा की गई थी। ऐसी दृढ़ व्यवस्था थी कि कोई भी बाहरी शक्ति उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर पाई। चौथा है बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक के साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाना। ये मैंने आपको मैप में पहले ही बता दिया था कि जिन क्षेत्रों पर समुद्रगुप्त ने अधिकार किया था उन सभी क्षेत्रों पर किसने अधिकार कर रखा था? स्कंदगुप्त ने। वहां पर कोई भी विदेशी जाति ने अपना अधिकार नहीं किया। नेक्स्ट देखते हैं हम स्कंदगुप्त की सफलता के पीछे कारण क्या था कि किस प्रकार वो इतने बड़े साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखना उसने समाप्त नहीं होने दिया। उसके कारण में सबसे पहले उसकी प्रशासनिक व्यवस्था इसका प्रमुख कारण आती है। दूसरा, पश्चिमोत्तर सीमा की सुरक्षा का इसने पूरा प्रबंध कर रखा था। साम्राज्य को प्रांतों में इसने बांट रखा था और वहां पर अलग अलग प्रांतपति नियुक्त कर रखे थे उसने, ठीक है ना, ताकि वह प्रांतों का शासन आराम से चला सके, ठीक है ना। प्रांतपति की नियुक्ति इसके द्वारा की गई थी ताकि वह अलग अलग भागों में भी सुचारू रूप से शासन व्यवस्था को चला सके। धर्म सहिष्णु और प्रजापालक शासक था, यानी उसके काल के जो लोग थे उनमें किसी भी धर्म को पूरी तरह से अपनाने की स्वतंत्रता थी, उनको धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त थी, किसी विशेष धर्म का उन पर बोलबाला या दबाव नहीं था। लास्ट उसका कारण आता है बुद्धिमत्तापूर्ण शासन और स्वदेश के प्रति भावना कि कोई भी बाहरी जाति यहाँ पर आक्रमण न कर पाए, अपने राज्य पर, अपने भारत देश पर अधिकार न कर पाए। ये उसकी जो स्वदेश भक्ति की भावना थी, उस कारण भी वह अपने शासनकाल में बहुत ही सफल रहा और किसी भी शासक को अपने साम्राज्य में दखल देने में सफलता प्राप्त नहीं कर पाया था, वह नहीं करने दी थी उसने, ठीक है ना। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आज का है सुदर्शन झील और गुप्तों का पतन हो जाएगा इसके बाद। सुदर्शन झील पे अलग से टिप्पणी आती है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एक नंबर के भी काफी। क्या क्या चीजें आपको सुदर्शन झील की याद रखनी है कि सुदर्शन झील की स्थापना जो हुई थी वह कब हुई थी? मौर्य काल में हुई थी। कब हुई थी? मौर्य काल में सुदर्शन झील की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? मौर्य काल का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, कि जनता को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए उनके जन कल्याण की भावना को ध्यान में रखते हुए चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा गिरनार पर्वत के पास में सुदर्शन झील कहाँ पर है? गिरनार में, गुजरात में, ठीक है ना, गुजरात में इसका निर्माण कार्य किया गया था। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके द्वारा कराया था? सौराष्ट्र गुजरात का जो प्रांत है वहां का गवर्नर था। सौराष्ट्र का कौन था? गवर्नर था। क्या नाम था? वैश्य पुष्यगुप्त। क्या नाम था? वैश्य पुष्यमित्र, सॉरी, वैश्य पुष्यगुप्त के द्वारा, वैश्य पुष्यगुप्त के द्वारा। कहीं कहीं पुष्यमित्र भी मिलता है, ठीक है ना। वैश्य पुष्यगुप्त या वैश्य पुष्यमित्र के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। अब ऐसा कहा जाता है कि अशोक के काल में इसका पुनर्निर्माण भी करवाया गया था। और अपन को ध्यान रखना है मेन दो, इसके बाद में शक शासक आया था रुद्रदमन। कौन आया था? शक शासक रुद्रदमन जो आया था उसके द्वारा भी इसका जीर्णोद्धार और पुनर्द्वार का कार्य करवाया गया था, पुनर्निर्माण कार्य करवाया गया था। पुनर्निर्माण कार्य करवाया गया था, ठीक है ना। किसके द्वारा? सौराष्ट्र का उस समय गवर्नर कौन था? सुविशाख। कौन था? सुविशाख के द्वारा इसका पुनर्निर्माण का कार्य करवाया गया था। फिर अपन को याद रखना है उसके बाद में गुप्त शासक। गुप्त शासक कौन आया? स्कंदगुप्त। गुप्त शासक कौन है? स्कंदगुप्त है, जिसके द्वारा इसका पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार करवाया गया। और उस समय सौराष्ट्र का गवर्नर कौन था? पर्णदत्त का पुत्र चक्रपालित। ये नाम भी आपको साथ में याद रखना है शासकों के साथ में जिनके द्वारा कार्य करवाया गया है। तो तीन चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी सुदर्शन झील की। निर्माण किसके द्वारा हुआ है? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। गवर्नर कौन था उस समय? वैश्य पुष्यगुप्त। रुद्रदमन जो कि शक शासक था, उसके द्वारा पुनर्निर्माण करवाया गया। गवर्नर कौन था? सुविशाख। और गुप्त स्कंदगुप्त के द्वारा पुनर्निर्माण करवाया गया। उस समय गवर्नर कौन था? पर्णदत्त का पुत्र चक्रपालित। ये तीनों चीजें आपको टिप्पणी के रूप में अलग से पूछी जा सकती है।
ठीक है। लास्ट टॉपिक है अपना आज का, गुप्तों के पतन का कारण। गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? सबसे पहला कारण आता है केंद्रीय शक्ति का दुर्बल होना। केंद्रीय शक्ति का दुर्बल होना मतलब इसके बाद के जो शासक आए उन्होंने शासन को संभालने में योग्यता नहीं दिखाई। केंद्र शक्ति का दुर्बल होना। हम देखते हैं कि स्कंदगुप्त के बाद में देववर्मन आया था, पुरुगुप्त आया था, बालादित्य आया था, कुमारगुप्त द्वितीय था, कुमारगुप्त तृतीय था। ये सभी शासक जो थे ये इतने योग्य नहीं थे कि अपनी केंद्रीय शक्ति को संभाल सके, शासन व्यवस्था को संभाल सके। तो इनकी अयोग्यता या इनकी दुर्बलता जो थी वो गुप्त साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण बनी थी। दूसरा कारण हम देखते हैं कि जो भी गुप्त शासक थे इसके बाद के, स्कंदगुप्त के बाद के, उन गुप्त शासकों का बौद्ध धर्म के प्रति बहुत ज्यादा झुकाव हो गया। गुप्त शासकों का बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव होना, बौद्ध धर्म के प्रति अत्यधिक झुकाव होना, ये भी गुप्त साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण था। तीसरा कारण हम देखते हैं कि सभी जो उत्तराधिकारी थे गुप्त काल के, सभी उत्तराधिकारी जो थे वह हमेशा युद्ध कार्यों में ही लगे रहते थे। सभी उत्तराधिकारी युद्ध में व्यस्त रहते थे या युद्ध में लगे रहते थे, शांति का अभाव था। ऐसे में जो आसपास के सामंत वर्ग थे या जो विदेशी शासक थे उन्होंने क्या किया, गुप्तों के साम्राज्य की धीरे धीरे सीमाएं जो थी उन पर आक्रमण करके उन पर अधिकार करना प्रारंभ कर दिया और धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य का काफी सारा हिस्सा जो था वह विदेशी शासकों और सामंतों के अधिकार में, स्थानीय सामंतों के अधिकार में आने लग गया और सभी सामंतों ने अपना स्वतंत्र राज्य वहां पर घोषित कर दिया। तो इस प्रकार धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य था जो था वह पतन की ओर चला गया था। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।